बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का आगाज किया था, जिसका नाम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इसके हम लोग लेक्चर नंबर 2 का आगाज करते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे और साथ हम लोग इसके साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल को टीच करेंगे। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या कॉमन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हम लोग उसको स्टडी कर रहे थे, जिसके हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेल वॉल को स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बैक्टीरिया के दो और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। वन इज द सेल मेम्ब्रेन, अदर वन इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। याद रखना सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ही पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज अ कवरिंग और मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, यानी कि आगे पास सेल के अंदर एक सेमी लिक्विड सा फ्लूइड सा आगे पास होता है, विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म को बाउंड करने वाली मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? सेल मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। जो इस बैक्टीरिया के अंदर आपको रेड कलर की नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे जो वॉल होती है, जो आगे पास लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड एज द सेल वॉल, जो हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोगों ने आज इसको स्टडी करना है सेल मेम्ब्रेन को। तो व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन? इट इज बीनीथ द सेल वॉल बट, यानी कि आगे पास पहली बात कह रहे हैं कि ये क्या होती है? सेल वॉल के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे होती है, नीचे आगे पास बीनीथ होती है। बट लेकिन आउटर मोस्ट लेयर इन माइकोप्लाज्मा एंड द सार्कोप्लाज्मा, वो कहते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है जिसके अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सर इसको थोड़ा सा जरा समझिएगा कि हमारे पास दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, यानी कि आपके पास बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के सबसे आउटर लेयर क्या होती है? सेल वॉल, और उसके अंदर क्या पाई जाती है? आपके पास सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? इट इज द सेकंड लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो पहली क्या थी? सेल वॉल, और दूसरी क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये उन बैक्टीरियाज के अंदर होता है जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। अब जारी बात है, जैसे बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, यानी कि सेल वॉल नहीं है, तो उनके लिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। तो यही बात कर रही है, आपके पास सेल वॉल से नीचे की जानिब होती है, बीनीथ होती है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो उनके लिए क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल नहीं होती? इट इज द माइकोप्लाज्मा एंड द सार्कोप्लाज्मा। चूंकि इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती, इनका साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विच इज द माइकोप्लाज्मस। आगे हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। तो याद रखना सेल मेम्ब्रेन की भी केमिकल कंपोजिशन आगे पास जनरल है, जैसे कि यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन होती है, यानी कि उसी तरह क्या होता है? लिपिड बाय लेयर होती है। अंदर आगे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस होता है क्या? इट लैक स्टेरॉइड्स। इसमें जितने भी आगे पास स्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, स्टेरॉइड्स हो गई, आगे पास क्या होते हैं? मौजूद नहीं होते। इनकी क्या होती है? एब्सेंस होती है। आगे इनके आगे पास सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? एक स्ट्रक्चर बनाती है, अपनी इमेजिनेशन बनाती है, विच इज कॉल्ड एज द मेसोसोम। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द मेसोसोम। तो अगर मैं मेसोसोम की बात करूं, मेसोसोम्स क्या होते हैं? दिस आर द इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला etc। तो होता क्या है आगे पास? इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन हम लोग कह रहे होते हैं दिस इज अ स्ट्रक्चर, यानी कि आगे पास कोई भी स्ट्रक्चर चाह रहा हो, उसके अंदर आगे पास एक इनफोल्डिंग आ जाए, अंदर की जानिब आगे पास इन्वेजिनेट करे, दिस इज कॉल्ड एज द इन्वेजिनेशन। तो होता क्या है? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर की जानिब इन्वेजिनेशन देती है, जो वेसिकल की शक्ल में भी हो सकती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, लैमिना की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। और वो जो इन्वेजिनेशन होती है, इसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? मेसोसोम्स कह रहे होते हैं। तो अगर मेसोसोम्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज मेसोसोम्स, और मेसोसोम्स के पास यहाँ पे क्या होता है? राइबोसोम्स अटैच होते हैं, या बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, जो क्या करती है? डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म या प्रोसेसेस के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती है। तो हम लोग इसके फंक्शंस को देखते हैं। मेसोसोम के आगे पास फंक्शंस क्या होते हैं? इट इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए आगे पास कोई भी सेल या कोई भी बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा होता है, तादाद में इजाफा कर रहा होता है। इट इज कॉल्ड एज द सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन के अंदर भी क्या करती है? हेल्प कर रही होती है।
इसके अलावा सेकंड फंक्शन आता है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हम लोग कह रहे होते हैं एक चीज का अपने ही जैसी एग्जैक्ट कॉपी बना देने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की अपने जैसी कॉपी बना देना, दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आपके पास जो एंजाइम चाहिए होते हैं, जो आपके पास प्रोटीन चाहिए होते हैं, वो क्या होती है, मेसोसोम के साथ अटैच होते हैं, तो इसके अंदर भी रोल प्ले कर रहा होता है। आगे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे किसके अंदर किसी किस्म की कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो इन सब के आगे पास फंक्शंस होते हैं, वो भी कौन परफॉर्म कर रहा होता है, मेसोसोम्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। और यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब चूंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है, तो उसके आगे पास रेस्पिरेशन भी कहां पे हो जाते हैं, मेसोसोम्स के अंदर हो रही होती है। तो ये था हमारे आगे पास सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आगे हम लोग आगे पास स्टडी करते हैं साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं, व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म, के सेल के अंदर साइटो हम लोग कहते हैं सेल को, प्लाज्म हम लोग कहते हैं फ्लूइड को। तो आगे पास सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, जो वाटरी सॉल्यूशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। अब जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होती है। तो हम लोग कंपेयर करते हैं यूकेरियोटिक आगे पास साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। तो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है, तीन मेन स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। वन इज द न्यूक्लियोइड, अदर वन इज द मेसोसोम्स, अदर वन थर्ड वन इज कॉल्ड एज द राइबोसोम। और हम लोग वन बाय वन दोनों को स्टडी करेंगे, और हम लोग ने मेसोसोम पढ़ चुके हैं। तो आगे आगे पास कौन सी चीजें मौजूद नहीं होती, तो याद रखना इट लैक्स, यानी कि इसके अंदर एब्सेंस होती है किस चीज की, साइटोस्केलेटन की एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ऐसी सारी की सारी ऑर्गेनेल्स जिसको बाउंड करने वाली एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, वो इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। फॉर एग्जांपल गोल्गी अपरेटस हो जाए, लाइसोसोम्स हो जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोसोम्स, एटीसी, ये सारी की सारी क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, तो इसके अंदर नहीं पाई जाती। और राइबोसोम्स को चूंकि बाउंड करने वाली मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके आगे पास ये क्या होती है, यहाँ पे मौजूद होती है। तो आगे हम लोग वन बाय वन इसके क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। वो वाले स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर तीन मेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वन इज द न्यूक्लियोइड, सेकंड वन इज द मेसोसोम, थर्ड वन इज कॉल्ड एज द राइबोसोम्स। तो मेसोसोम्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग न्यूक्लियोइड और राइबोसोम्स को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राइबोसोम से। अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूं, तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, राइबोसोम्स क्या होता है, एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनेल है जो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। वन इज द लार्जर सब यूनिट, अदर वन इज कॉल्ड एज द स्मॉलर सब यूनिट। और जब इन्होंने वर्किंग करनी होती है, दोनों आगे पास अटैच हो जाते हैं। जब इन्होंने वर्किंग नहीं करनी, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट फॉर्म के अंदर पड़े हुए होते हैं। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, ये कहां कहां पे पाए जाते हैं, ये आगे पास पाए जाते हैं फ्रीली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, फ्रीली आगे पास यूं डिस्पर्स हुए होते हैं। या ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुए होते हैं। मेसोसोम जब भी हम लोगों ने बात की, यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं और साथ क्या होते हैं, प्रोटीन्स के आगे पास एंजाइम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स भी हुए होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच भी हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर इसके साइज की बात करूं, तो याद रखना यूकेरियोटिक जो राइबोसोम्स था उसका जो साइज होता है, यानी कि जो यूकेरियोटिक था उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 80s। लेकिन जो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम पाया था उसका साइज कितना होता है, 70s। एस क्या होता है, सेडिमेंट्री यूनिट, आगे पास राइबोसोम के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर साइज का आगे पास यूनिट होता है। तो यूकेरियोट के अंदर जो आगे पास राइबोसोम्स होता है उसका साइज क्या होता है, 80s। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम पाया था उसका साइज क्या होता है, 70s। हमें पता है आगे पास जो राइबोसोम होता है दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक आगे पास स्मॉलर सब यूनिट। तो आगे पास जो 70s वाला राइबोसोम होता है उसके लिए दो यूनिट होते हैं, आगे पास एक का साइज होता है 50s, एक का होता है 30s। तो 50s वाला क्या होगा, लार्जर सब यूनिट, और 30s वाला क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट। और जैसे ये कंबाइन करते हैं तो आगे पास 10s का क्या होता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो अगर मैं साइज को कंपैरिजन करता हूँ यूकेरियोटिक राइबोसोम के साथ, तो आप सबको अंदाजा हो रहा होगा कि यूकेरियोट के राइबोसोम क्या होते हैं, थोड़े से लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट के राइबोसोम का साइज क्या थोड़े से स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू द यूकेरियोटिक राइबोसोम। आगे हम लोग इसका स्टडी करते हैं न्यूक्लियोइड को। व्हाट इज द न्यूक्लियोइड, इट इज द इरेगुलर शेप डेंस एरिया इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। होता क्या है, साइटोप्लाज्म की अगर बात करूं तो इसके आगे पास सेंट्रल पार्ट के अंदर जो हमें इरेगुलर सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है, इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड। अगर मैं यूकेरियोट सेल की बात करूं तो हम लोग एग्जांपल के जरिए एक एनिमल सेल को ड्रा करते हैं। दिस इज द एनिमल सेल, और एनिमल सेल के सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, इसका क्रोमाटिन मटेरियल, आगे पास क्रोमोसोम पाया जाता है।
दिस इज स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने पढ़ा था यूकेरियोट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाली एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इनवेलप। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर बाउंड करने वाली न्यूक्लियर इनवेलप मौजूद नहीं होती। तो इसी तरह होता क्या है कि इसका जो आगे पास क्रोमेटिन मटेरियल होता है, तो साइटोप्लाज्म के सेंटर में आगे पास साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, डिस्पर्स हुआ होता है। तो जहां पे वो डिस्पर्स हुआ होता है, वहां पे हमें इरेगुलर सा डेंस एरिया नजर आ रहा होता है। दिस एरिया इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड। तो व्हाट इज द न्यूक्लियोइड? ये सेंट्रल पार्ट के अंदर हमें इरेगुलर सा डेंस सा एरिया नजर आ रहा होता है। दिस एरिया इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड के अंदर होता क्या है, इट कंटेन्स डीएनए। याद रखना हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल किससे मिलकर बने होते हैं, दो चीजों से। वन इज द डीएनए, अदर वन इज द प्रोटीन। और प्रोटीन भी कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ओनली एंड ओनली डीएनए। उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो हमारे पास डीएनए होता है इसके अंदर मौजूद, विच इज अ सिंगल सर्कुलर डीएनए बट नॉट अटैच द हिस्टोन प्रोटीन। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, सिर्फ क्या होता है इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। वो क्या होता है, सिंगल सर्कुलर फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। और इसको बाज़ वक़्त हम लोग करते हैं, आगे पास नाम दे रहे होते हैं क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियम, यानी कि हम लोग इसको बैक्टीरिया का क्रोमोसोम भी कह रहे होते हैं। हाँ, जेन्युइनली आगे पास ये क्रोमोसोम नहीं होता, क्योंकि क्रोमोसोम आगे पास डीएनए और हिस्टोन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। लेकिन जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई नहीं जाती, तो इसलिए हम लोग स्पेसिफिक करने के लिए इस क्रोमोसोम के साथ बैक्टीरिया का नाम भी लगा रहे होते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज द क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियम। लास्ट में हम लोग बात करते हैं प्लाज्मिड की। व्हाट इज द प्लाज्मिड? इट इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के ये वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द फ्लैजिला। ये क्या करता है, उसको आगे पास मूवमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। दिस इज अ सेल वॉल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ मेसोसोम, दिस इज द न्यूक्लियोइड। और ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा होता है सर्कुलर फॉर्म के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। ये क्या आगे पास सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि एक्स्ट्रा है। एक तो आगे पास दिस मॉलिक्यूल विच इज अ जेनेटिक मॉलिक्यूल, ये आगे पास जेनेटिक मटेरियल आगे पास न्यूक्लियोइड वाला। और ये क्या करते हैं, आगे पास नस्ल दर नस्ल आगे पास आगे ट्रांसफर हो रहा होता है। और जितनी भी ट्रेट्स होती है, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बैक्टीरिया के अंदर, सारी की सारी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, न्यूक्लियोइड कंट्रोल, यानी कि आगे पास यही डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। और याद रखना, अगर ये डीएनए नहीं होगा तो आगे पास सेल सर्वाइव भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है विच इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। ये हो तब भी सर्वाइव कर सकता है, ये ना हो तब भी सर्वाइव कर सकता है। हाँ, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जिनमें होगा उनके अंदर वो फंक्शंस होंगे, जिनके अंदर ये एब्सेंट होगा तो उनके अंदर के फंक्शंस भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो व्हाट इज द प्लाज्मिड? इट इज द सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल which is the extra chromosomal DNA molecule. तो this is the plasmid. अगर मैं प्लाज्मिड की बात करूं, this is the self replicating। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है अपने जैसी कॉपी बना देना, सेल्फ यानी कि खुद। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि जब जरूरत पड़ती है सेल को, ये खुद ब खुद यानी कि यहां से सिग्नल आए बगैर, क्रोमोसोम से सिग्नल आए बगैर, ये क्या कर रहा होता है, खुद को आगे पास रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बना रहा होता है। और बनाने के बाद ये दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर भी कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ द कॉन्जुगेशन। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये दिस इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म। अब चूंकि इसकी जो डिवीजन होती है खुद आगे पास डिसाइड कर रहा होता है, तो इसकी जो डिवीजन होती है, रेप्लिकेशन होती है, वो सेल डिवीजन के साथ एसोसिएट नहीं होती। तो इसकी जो रेप्लिकेशन होती है वो सेल डिवीजन से पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, और सेल डिवीजन के दौरान भी हो सकती है। आगे हम लोग लास्ट में इसका स्टडी करते हैं फंक्शंस। तो इसके दो फंक्शंस आपकी बुक में लिखे हुए हैं। वन, इट हैज अ जीन फॉर रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक एंड द अनफेवरेबल कंडीशन। तो इनके पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो क्या करती है, ऐसे आगे पास प्रोटीन्स बना रही होती है, एंटीबॉडीज बनाती है, जो क्या करती है, एंटीबायोटिक्स को किल कर देती है। यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है, वो ड्रग्स या मेडिसिन होती है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और जब ये बैक्टीरिया आगे पास बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स आती है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने तहफ्फुज के लिए उसको आगे पास रोक रहे होते हैं। और इस रोकने की एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। और ये रेजिस्टेंस देने के लिए जो आगे पास जीन्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, प्लाज्मिड के अंदर। तो जिनके अंदर आगे पास जीन्स होंगे वो आगे पास रेजिस्टेंस शो करेंगे, जिनके पास नहीं होंगे वो रेजिस्टेंस को शो नहीं कर रहे होते। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, इट सर्व एज वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास के अंदर, क्लास 10 के अंदर, चैप्टर नंबर 17 के अंदर। वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा इट सर्व एज अ
वेक्टर। ये क्या होता है, वेक्टर के तौर पे भी बिहेव कर रहा होता है। वेक्टर के हम लोग एग्जांपल जब पूरा मैकेनिज्म पा रहे होते हैं तो हम लोग इसकी एग्जांपल एक सवारी के जरिए दे रहे होते हैं, जिसके जरिए हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को आगे पर निकाल के एक उसके होस्ट सेल तक ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो जिसके जरिए ट्रांसफर कहते हैं इट इज कॉल्ड एज द वेक्टर। और जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब हम लोग इसका जिक्र भी करेंगे। तो प्लाज्मिड को हम लोग आगे पर रेजिस्टेंस के लिए जीन्स होते हैं उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया, साइटोप्लाज्म को स्टडी किया, जेनेटिक मटेरियल को स्टडी किया, और सेल के अंदर जितने आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, मिसोसोम्स और प्लाज्मिड को स्टडी किया। तो उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।